वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 10। जो हमारा चैप्टर 10 है वो क्या है? गति एवं दूरियों का मापन। हम देखते हैं कि जो हमारी गति होती है वो क्या होती है और दूरियां और उनका मापन क्या होता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है पहली तथा भूजों की कक्षा के सभी बच्चे के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। सबसे पहले वो किससे गया था? रेलगाड़ी से, फिर गया था बस से और फिर अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। वायुयान क्या होता है? जो हवाई जहाज या जहाज से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन में अपने चाचा जी की नाव में सैर करके वहाँ पर वो व्यतीत था कि वहाँ पर जो सारे जो रहते तालाब में सारे जो भी जानवर उनको पकड़ने में व्यतीत था। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थी से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनसे उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग में भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ रही थी तथा अब वह यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाया करते थे। जैसे कि हम देखते हैं पहले के लोग क्या किया करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे, लेकिन पहेली का यह सवाल था कि वो पहले लोग कैसे यात्रा किया करते थे। तो अब हमने देखा था कि सबसे पहले हमने क्या देखा है कि कुछ बच्चे थे वो कहाँ पर ग्रीष्म अवकाश में, कोई तो रेलगाड़ी से अपने नाना के यहाँ पर गया था। रेलगाड़ी के बाद में उन्होंने बस में बैठे, बस में बैठने के बाद में फिर वो बैलगाड़ी का उपयोग किया। कुछ वायुयान से गए और किसी ने अपने चाचा के यहाँ पर नाव का भी उपयोग किया था। ऐसे ही अब पहेली के ध्यान में आया कि पहले के लोग, जो प्राचीन काल में लोग किस तरीके के वाहनों का उपयोग किया करते थे। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जो जल में रहने वाले जीवों को आकृति के सदृश थी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जो हमारा अध्याय 8 एवं 9 में हमने देखा था, मछलियों की धारा रेखी आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों से पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। जैसा कि हम आज देखते हैं हमारे जो पहिए की जो आकृति है, अलग अलग डिजाइन किए जा रहे हैं पहियों के, लेकिन पहले के लोग क्या किया करते थे? जो पशुओं का भी उपयोग किया करते थे वाहनों को खींचने के लिए। जैसे कि बैलगाड़ी हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल का पटरियों का निर्माण किया गया। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? यहाँ पर ये साइकिल है हमारा, ये बस है, ये बैलगाड़ी है, ये जहाज है हमारा, ये हवाई जहाज है और ये ट्रेन है। ये हमारे कुछ यातायात के साधन हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए। इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराध्वनिक, सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। जैसे कि हमको ये सब योगदान कब मिले हैं? 20वीं शताब्दी में। जो हमको चित्र जो हमको 10.1 में यहाँ पर दे रखा है, परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि हम देखते हैं प्राचीन काल में लोग किस वाहन का उपयोग करते थे, तो ऐसे ही हम उनको उनके काल अनुक्रम के अनुसार हम इसमें जमा सकते हैं। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसका आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता? ऐसा कोई साधन है जो आजकल हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं? अब हम देखते हैं आपने कितनी दूरी तय की है या कैसे
यहाँ डेस्क कितना चौड़ा है। जैसे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर हम घर से विद्यालय गए तो हमारे घर से विद्यालय जाने के बीच की दूरी कितनी थी, ये जो हमारी डेस्क है उसकी चौड़ाई कितनी है, हम ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं लोग यहाँ कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं। यहाँ कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल से तय की गई दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो स्कूल है उससे हम पैदल ही जा सकते हैं, क्या पता अगर वो ज़्यादा दूर हो तो हमको बस या रिक्शा की आवश्यकता हो, हम ये कैसे तय कर सकते हैं। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है। आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे। कोई स्थान कितना दूर है यह प्रयास जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर जाएंगे, बस से जाएंगे, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से या वायुयान से, अथवा कोई अंतरिक्षयान ले जाना होगा। जितनी दूरी होगी हमें वैसा साधन वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क है जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझों के एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं कि जो दूसरा साथी है वो डेस्क का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। तो अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया, डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए रेखा खींची। उन्होंने क्या किया, इस समस्या का समाधान करने के लिए जो डेस्क है उसके बीचों बीच एक लाइन खींच करके उस डेस्क को दो भागों में बांट लिया। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे और बूझो तो सदैव ही अपने पास गिल्ली और एक डंडा रखता था। यह चित्र जो हमको यहाँ पर दिखाया गया है, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया। जैसे कि उन्होंने क्या किया है, गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई और चौड़ाई को नाप करके दो बराबर भागों में बांट लिया है। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई और दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क का भाग मिल गया है, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। जैसे कि जो रेखा खींची थी वो मिट जाती है। बूझों का पुराना गिल्ली डंडा भी खो गया है। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए कि वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार माप सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये गिल्ली और डंडे से यहाँ पर क्या है, नए सेट से इसकी लंबाई मापने की कोशिश कर रहे हैं डेस्क की। अब वो क्या होता है, हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली के डंडे के नए सेट से मापी गई, तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की डंडी की लंबाई से कम है। जैसे कि हमने पहले देखा था, पहले क्या हो रहा था, दो डंडे थे और दो गिल्ली के बराबर थी डेस्क की लंबाई, लेकिन अब क्या हो गया है, दो डंडे और एक गिल्ली और थोड़ा सा कुछ पार्ट और बच जाता है। आप पहेली और बूझों का क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप ले। क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो हमारी क्रिकेट के विकेट जो होते हैं या गुल्लियों का उपयोग करके क्या वो डेस्क की लंबाई और चौड़ाई को माप सकते हैं। वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और इस पर दो चिन्ह लगाएं। यह डोरी की लंबाई होगी। डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग करके डोरी की लंबाई से कम दूरियों का मापन में किस प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, एक चौड़ाई तथा आठवां भाग 1/8 कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स के मापने का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर लेनी चाहिए। जैसे कि जो उनका ज्यामिति बॉक्स होता है उससे वो क्या कर सकते हैं, इसको समस्या को हल कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बूझों ने यहाँ पढ़ा है कि जब ऐसे मानक में पैमाने नहीं थे, तब लोग दूरियों को मापने के लिए कैसे वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियों मापने का प्रयास किया करते थे। जब जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होते थे, जो ये पैमाने नहीं थे दूरियों को मापने के लिए, तो लोग क्या किया करते थे, ऐसे ही अलग अलग ढंग को यहाँ पर लेते थे, वो अलग अलग तरीक़ों से मापने का प्रयास करते थे। डोरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई का मापन, यहाँ पर क्या दिखाया गया है हमको कि डोरी की लंबाई से डेस्क का मापन कैसे किया जा सकता है। ऐसे अनेक
अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियों को मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ाई किसी अलमारी की लंबाई तब और चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह जान सके कि अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल की जानने के लिए इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान सके कि वह खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखी लंबाई के बराबर है। यह झाड़ू कितनी लंबी है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों को एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ मापन या जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियों अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि हम सही रूप में कैसे मापन कर सकते हैं। कुछ मापन होते हैं, क्रियाकलाप एक करके देखते हैं हम। आप इस क्रियाकलाप को समूह एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले की भांति आप अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोर का उपयोग कीजिए। ये हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा क्रियाकलाप फर्स्ट करके देखा है। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई, विद्यार्थी का नाम, कक्षा के कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रियाकलाप 2 करके देखते हैं। समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिश्त को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। जैसे कि जो हमारा हाथ होता है, हमारा जो हाथ का जो पंजा होता है, हम उससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसको मात्रक मान करके हम क्या कर सकते हैं कि कमरे की जो डेस्क और उनकी चौड़ाई को हम यहाँ पर माप सकते हैं। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेज की चौड़ाई किसकी बालिश्त से मापना, यानी जो हमारा हाथ का पंजा होता है उससे मापना। मापन के लिए आप यहाँ पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश्त के बराबर लंबी डोरी, इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है तथा दूसरा भाग ली गई मापन का मात्रक होता है। जैसे कि हम लेते हैं तो एक भाग क्या होता है हमारा, एक भाग तो हमारा जो होता है मापक होता है, जो उसका नंबर होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया है। हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी सारणी है 10.1 और 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई की ये सभी माप बराबर हैं? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिश्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिश्त लंबाई में आपके मित्रों की बालिश्तों से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिश्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश्त अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक होता है कि पैर की लंबाई कितनी है या फिर बालिश्त की लंबाई कितनी है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। जैसे कि हमें क्या होता है, मापन के जो मात्रक होते हैं हमें ऐसे मात्रक होना चाहिए हमारे पास जो सभी के लिए समान हो। अब हम देखते हैं मापन के मानक मात्रक कौन कौन से हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का उपयोग सामान्य उपयोग था, जैसे कि हमने अभी करके देखा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग ने अवश्य ही लंबाई के लिए बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी।
संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई चौड़ाई भिन्न होती थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा के अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में उपयोग होता रहा है और होता अभी भी हो रहा है कई अन्य जगहों पर। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, क्योंकि सारे लोगों का शरीर क्या होता है, उनकी बनावट अलग अलग होती है, इसलिए उनके माप भी जो अलग अलग हो सकते हैं। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन के एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहते हैं, मीटरी पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, मीटर होता है। ये हमको यहाँ पर चित्र मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर में को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 भाग होते हैं, जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। इस में होता है 1 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होता है 100 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारा मीटर और सेंटीमीटर बड़ी जगहों को नापने के लिए सही नहीं है, तो अब हम क्या लेते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं, जो हम किलोमीटर में मापते हैं। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से हमें दूरियों तथा लंबाई का मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर 10.5 करके देखते हैं, लंबाई का यथार्थ परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा उसके सीने वृक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए आपको मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, मीटर पैमाना तथा सेंटीमीटर। यहाँ हमको क्या कहाँ तक दे रखा है, 15 सेंटीमीटर तक भी हम इसको माप सकते हैं और इससे आगे भी हम इसको कर सकते हैं। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। जैसे कि जो हमारा 15 सेंटीमीटर तक है हम उसको काम में ले सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ चित्र में बताए गए, मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाने रखने की ए सही तथा बी जो है गलत विधि है। अब हमको यहाँ पर दिखाए गए लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारा चित्र 10.7 में दिखाए गए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए भी एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई क्या होगी, हमारी 13.3 सेंटीमीटर होगी। यहाँ हमको दिखाई दे रही है टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की सही तथा गलत दिशा। सही दिशा हमको यहाँ पर बताई गई है। हमारी दिशा कौन सी है, ये सही दिशा है, और यहाँ पर हमारी क्या है, ये सही दिशा है और ये गलत दिशा है, तो हमको यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे जो हमारी आँखें होती हैं, हमको उनको बिल्कुल सही जगह पर देखना चाहिए कि हम कैसे माप रहे हैं।
चित्र में हमको अनुसार दिखाया गया है, आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की स्थिति है, सही स्थिति है। ध्यान दीजिए कि बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर स्थित ए तथा सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, जो हमारा यहाँ पर जब हम बी से देख रहे हैं तो हमको सही दिखाई दे रहा है, लेकिन ए और सी से हमको देखना सही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ और पाठ्यांक भी मिल सकते हैं। पैमाने के उचित पाठ्यांक के लिए आँख की स्थिति। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आँख की स्थिति क्या होगी। अब हम क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले 42 तो और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए आपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिश से फिर और मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए और यहाँ पर इसको सारणी में नोट कीजिए। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम के एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी के बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, जिसमें सभी मापें मानक पैमाने द्वारा ली गई है। ये परिणाम एक दूसरे से बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे से ठीक ठीक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने होने वाली छोटी त्रुटि के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने या व्यवहार में लाने के लिए महत्वपूर्ण बातें उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। जैसे कि जब हम मापन लेते हैं तो हमको बहुत सारी सुविधाएं रखना होती है, जिसके बारे में हम आगे कक्षाओं में चर्चा करेंगे। किसी वक्र रेखा की लंबाई। अब देखेंगे हम वक्र रेखा की लंबाई हम कैसे लेते हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। यह हम यहाँ पर इसके लिए क्रियाकलाप 4 करके देखते हैं। वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु A पर रखिए। अब धागे को पर अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुँचाइए तथा धागे को जो भाग बिंदु B पर है वह एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है, जो हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये क्या है, हमारी AB की लंबाई है। धागे की सहायता से किसी वक्र की लंबाई का मापन। हमने देखा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें दूरी या कुछ नापना होता है तो हमें क्या होता है, मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 5 करते हैं। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है। इनकी सूची सारणी जो हमारा 10.4 में बनाइए। यहाँ पर हमको ये सारणी दिखाई दे रही है। अब हम इस सारणी को बना सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर सारणी दिखाई दे रही है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, विराम वस्तु और गतिशील वस्तु। विराम वस्तु में जैसे कि हम देखते हैं घर, और जो हमारी गतिशील वस्तु है उड़ती हुई चिड़िया। मेज कैसी हमारी विराम वस्तु है, और घड़ी में सेकंड की सुई ये कैसी है, गतिशील वस्तु है। ऐसे ही जो हमारी घड़ी है ये भी विराम अवस्था में है। और हम यहाँ पर और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमारा स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती है। आप जितनी लंबाई सूची बना सकते हो उतनी हम बना सकते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन सी गतिशील है और कौन सी विराम है, आपने या क्या सुनिश्चित किया है कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में? आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी वस्तु गति में और कौन सी विराम में?
आपने यहाँ देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है तो अथवा विराम में है। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप इसके लिए चेक करते हैं। फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होगी तथा अपने शीघ्र ही कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाती है, इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चींटी एवं चींटियां हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था, तो तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु से अपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की है वह दर्शा रहा है। जैसे कि हमने क्या किया है, चींटी की गति और उसकी दिशा दोनों को हमने अंकित कर लिया है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयां कैसे गति करती है? क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियां देखते हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। अब हम गतियों का अध्ययन करेंगे। गति के प्रकार। अब हम गति के प्रकार देखेंगे। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पोस्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार की और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं कि कौन से उदाहरण हो सकते हैं? ये जैसे हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, गाड़ियों की गति, यहाँ पर हमको सिपाहियों की दिखाई दे रही है। सब हमारे कैसे सरल रेखा में। इन्हीं सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप क्या करेंगे, साथ करके देखते हैं। एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा पत्थर होता है वो वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। अब हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये कैसी, ये हमारा पंखा है। ये वर्तुल गति के कुछ उदाहरण है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती है तथा ऐसे ही घड़ी की सुइयां भी करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो वह घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। यह हम देखते हैं ये कौन सी हमारी होती है, वर्तुल गति कहलाती है। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर की डोरी से लटकने दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थरों को एक तरफा खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। क्या एक लोलक ही या लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझाने में हमारी सहायता करेगा? किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं की इधर उधर लहराना, झूलते हुए बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों के पृष्ठ की गति, ये सभी आवर्ती गति के कुछ उदाहरण हैं जिनमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, जब झूला झूलते हैं हम तो वो एक निश्चित अवधि के बाद अपनी गति को क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन इसी प्रकार की अवस्थिति में रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति करता है। इसमें एक सुई भी होती है जो अब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है।
क्या ऐसा नहीं है? यह सुई आवर्ती गति कर रही है। जो पहिया है वो कैसी गति करता है? वर्तुल गति कर रहा है। और जो हमारे यहाँ पर है वो कैसी गति कर रही है? सुई वो आवर्ती गति कर रही है, क्योंकि अपनी गति को बार बार दोहरा रही है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण किया है? यह गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार की गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे और अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों में मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं और कुछ प्रकार की गतियों के बारे में भी हमने चर्चा की है। हमने देखा है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन या द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघ का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी घोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाई में उड़ना, जेट पथ पर चिन्ह बनाना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देखे। वर्तुल गति। वर्तुल गति हम किसे कहते हैं? वर्तुल गति हमारी कैसी होती है उसके बारे में हम जाना। जैसे कि हमारी पंखा जब हमारा वो गोल गोल घूमता है, वो सब क्या होती है? हमारी वर्तुल गति। या फिर जो हमारी घड़ी की सुइयां होती है वो क्या होती है? सब वर्तुल गति। दूरी हमने देखा था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने की जो बीच की हमारी दूरी होती है उसको हम दूरी कहते हैं। मापन कौन कौन से होते हैं? हमारे गति होती है। एक स्थान की किसी समय अंतराल के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। आवर्ती गति जो बार बार दोहराई जाती है उस गति को क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। सरल रेखी जो सरल रेखा में की जाए। एसआई मात्रक, जैसे हमने देखा था जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मापक है एसआई मात्रक, मापन के मात्रक, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इन सभी शब्दों का हमने यहाँ पर अच्छे से वर्णन किया है। अब हम सारांश देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं। इससे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। किसको? एसआई मात्रक को। एसआई मात्रकों की लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहते हैं? सरल गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती रहती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। इन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। वायु, जल तथा थल का उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन कौन से उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि वायु में हम क्या ले सकते हैं? हवाई जहाज हो सकता है, हमारा हेलीकॉप्टर हो सकता है। जल में हम ले सकते हैं जहाज और नाव ले सकते हैं। थल में हमारे क्या क्या हो सकते हैं? थल में हमारा मोटरसाइकिल हो सकती है, जीप, कार वगैरह हो सकते हैं। हम ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यह भी हमने देखा था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हमने यहाँ पर देखा था कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो ऐसे 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 5000 मीटर होंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं झूले पर किसी बच्चे की गति कौन सी कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति, ये भी आवर्ती गति कहलाती है। किसी साइकिल के पहिए की गति कौन सी कहलाती है? वर्तुल गति। ऐसे ही हम यहाँ पर और भी गति के बारे में देख सकते हैं। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उससे कई सारी त्रुटि होने की संभावना रहती है। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या है? मिलीमीटर होगा, फिर हमारे यहाँ पर होगा सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.60 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी हमारी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई मशीन मापते समय स्केल यदि इसके सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर है तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई मशीन की लंबाई कितनी है? किसी चलती हुई साइकिल के पहिया तथा चलते हुए छत पंखे की गतियों की सामान्यताएं अथवा असमानताएं बताइए।
आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को मापने के लिए लचीले फीते से मापे तो अपनी माप को किसी अन्य बताने में आपको समस्या आएगी। उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। आवर्ती गति के 2-2 उदाहरण लिखिए। ये सारे क्वेश्चन से इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।